हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह 158 384 से संबंधित है उसी तरह बताना है 140 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिले ना तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है, जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर दो पेयर की संख्याएं क्या है, 158 और 384 है। ठीक है, जिस प्रकार से दो पेयर की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, उनके बीच में लॉजिक लगता है, सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग 140 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अगर ध्यान से हम देखने का प्रयास करेंगे 158 और 384 को, तो जो 384 है 158 के लगभग 2 गुना के आसपास है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 158 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 1.5 दूना 300, 316 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 384 दिया है, तो 316 इसमें 68 जोड़ के देख लेते हैं। 68 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, कितना 8 6 14, 6 1 7 1 8 3, 384 आ गया ना। मैंने क्या किया कि पहले 2 का मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद 316 आ गया, पुनः मैंने प्लस 68 ऐड कर दिया तो 384 आ गया। सेम प्रक्रिया हम लोग 140 में करेंगे। 140 में क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। और 280 में हम लोग क्या कर देंगे, तो 68 ऐड कर देंगे। 280 में क्या करेंगे, 68 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या चला आएगा, 348 आ जाएगा। क्या आएगा हमारा, 348 आ जाएगा, 280 प्लस 68। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 348 आ जाएगा। और 348 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, 13 10 7 4 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब भी देखिए सीरीज का प्रश्न मिले ना, तो ये तो प्रश्न आपको आसान है, सिंपली दिख रहा है, देखने में ही आपको पता चल रहा है, लेकिन एक बेसिक बात होता है, जब भी सीरीज का प्रश्न मिले तो 2 बातों का विशेष हमें ध्यान देना होता है। पहली बात हमें ये देखना होता है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सीरीज बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में। इस सीरीज की बात करेंगे तो ये घटते क्रम में है। देखिए 13 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, और 4 के बाद क्या आएगा, अगली एक छोटी संख्या आएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये देखना होता है कि किसी भी 2 संख्या के बीच जो डिफरेंस है 20 से कम है क्या। अगर ये 2 कंडीशन बनता है ना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है उस सीरीज में, केवल प्लस और माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्लस और माइनस का मतलब ये हुआ कि ये सीरीज अगर आप देखेंगे तो घटते क्रम में है, 10 13 10 7 4 हो रहा है, और डिफरेंस किसी भी संख्या के बीच में लेंगे तो आपको 20 से कम मिलेगा, तो इसमें प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम है तो इसमें माइनस होगा। ठीक है, तो आप देख करके किसी भी सीरीज के बारे में बता सकते हैं कि इसमें हम कुछ जोड़ेंगे या कुछ माइनस करेंगे या कुछ गुणा होगा, कुछ बातें होती हैं बेसिक। ठीक है ना, देखिए 13 में से क्या माइनस करने पे 10 बन रहा है, -3 करने पे 10 बन रहा है। और 10 में से क्या माइनस करने पे, -3 करने पे 7 बन रहा है, पुनः -3 करने पे क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। तो पुनः यहाँ 4 में से -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन बात समझिएगा जो मैं बताना चाहता था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार का, फिगर काउंटिंग का। आपसे या तो त्रिभुज काउंट करवा लिया जाता है, या तो वर्ग काउंट करवा लिया जाता है, या तो आयत काउंट करवा लिया जाता है, लेकिन जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिभुज से ही। अभी आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीजीएल के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फिगर काउंटिंग का। एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, एमटीएस के भी हर शिफ्ट में बच्चे बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है फिगर काउंटिंग का। ठीक है, उसमें भी बेसिकली सबसे ज़्यादा त्रिभुज का पूछा जाता है। त्रिभुज के प्रश्न 70% आते हैं, 30% में आपके आयत हो जाते हैं, और वर्ग काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है। करने का हमारा अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उस फिगर को काउंट करेंगे जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद उस फिगर को काउंट करने का एनालाइज करके प्रयास किया जाता है जो कम्प्लेक्स, यानी कि 2 कम्प्लेक्स आपके फिगर हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम सिंपल सी बात करें, देख रहे हैं, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, और एक बड़ा वाला 5 है। 5 तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, यानी ये वाला एक 5 तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो एक भी तो दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर वाला एक 6, यहाँ भी तो एक इसके बाहर दिखाई दे रहा है 7, और ये भी तो एक दिखाई दे रहा है 8, यानी टोटल इसमें कितने थे, 8 त्रिभुज थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सीजीएल में पूछता है ना तो हमेशा 20 से नीचे नहीं पूछेगा, ऐसा देगा कि जिसमें कम से कम 20 से 25 आपके क्या हो, त्रिभुज हो, ठीक है ना। तो उस केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो थोड़ा आपके आसान था क्योंकि इसमें फिगर कम थे, त्रिभुज की संख्या कम थी, इसलिए आसान था। जब 25 प्लस होता है ना तो उस समय समस्या होती है, हम कई दफ़ा गलती कर जाते हैं। यदि a बराबर 1 और ओ ए आर बराबर 34 तो आर ओ ए आर का मान हमको बताना है, ठीक है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको करने का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, उसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते आप समझ जाएंगे आपको करना क्या है। जब भी किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया जाता है, किसी नंबर से कोड किया जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोले हैं ए का मान 1 है तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। उसी तरह ओ ए आर के प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं लिख करके कि उनका सम तो नहीं 34 हो रहा है, लिख लेते हैं। तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, ए का 1 होता है और आर का 18 होता है। इनका सम करेंगे तो 18 एक 19, 19 15 कितना हो गया, 34 हो गया। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो आपके अल्फ़ाबेट के पेयर दिए गए हैं ना, उनके प्लेस वैल्यू का सम क्या आ रहा है, इक्वल टू में 34 लिखा जा रहा है, इक्वल टू में 1 लिखा जा रहा है। तो सेम हम लोग आर ओ ए आर में कर लेंगे। देखिए लिख करके एग्जाम में नहीं करना है, ओरली इसको सॉल्व करना है। अब देखिए आर ओ ए आर के क्या करना है हमको, तो इनके अक्षरों के प्लेस वैल्यू का सम करना है। तो हमें ओ ए आर का पता है, यानी ओ ए आर का सम हमको पता है 34 है, और आर का पुनः ऐड कर लेते हैं, आर का 18 होता है। तो 34 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 8 4 12 और कितना हो गया, 3 1 4 1 5 52। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52। मैंने यहाँ पे क्या किया, सब सारे अक्षर के प्लेस वैल्यू का सम नहीं किया। मुझे पता है कि ओ ए आर का 34 हमको पता है, यानी ओ ए आर का ऐड भी करेंगे तो 34 आएगा। तो ओ ए आर का मैंने लिख लिया 34 लिख लिया, और आर का मैंने 18 लिख लिया और ऐड कर लिया। सारी चीज़ें एग्जाम में लिख के बिल्कुल नहीं करना है, अगर लिख के करेंगे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, ठीक है। तो लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। इस टाइप के प्रश्न के पैटर्न को ही आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो नीचे से उसकी रैंक, जो रैंक उसकी नीचे से होगी क्या होगी, सिंपल सा 30 लिखिए, -15 करिए और +1 कर दीजिए। तो 30 में से 15 आ गया, 15 + 1 बराबर 16, यानी नीचे से रेनू की जो रैंक होगी क्या होगी, 16वीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16वां होगा। देखिए जब भी ऐसा बोले ना, कि आप सिंपल सोच भी सकते हैं, जैसे कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है तो उसकी ऊपर से पूछा था ना, तो ऊपर से ही क्या होगा, आपका 16वां होगा। नीचे से दिया है तो ऊपर का क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर से ही निकल जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर का दिया है तो नीचे से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला था कि रैंक नीचे से अगर 15वीं है, जाहिर सी बात है कि अगर नीचे से उसकी 15वीं रैंक रही होगी तो इसके ऊपर भी तो 15 बच्चे और रहे होंगे, क्योंकि टोटल बच्चे 30 है, तभी तो 15 15 30 होगा। अब ऊपर से रैंक की बात करेंगे तो 15 तो ऑलरेडी यहाँ तक थे, तो 15 से जब रेनू पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेनू का रैंक ऊपर से 16वां हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया है, 30 - 15 + 1 किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विक्की पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। डायरेक्शन का प्रश्न है। डायरेक्शन के प्रश्न में सिंपल, आप लोगों को एक बात तो पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसा वैसा हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला गया कि विक्की पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर चला देते हैं इनको। पश्चिम पश्चिम इधर ही होगा ना, बिल्कुल। उसके बाद बोला गया और फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यहाँ से वो राइट मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, यानी कि इनिशियल उसकी स्थिति ये थी। अब इनिशियल स्थिति से वो किस दिशा में, यही तो उसका डायरेक्शन है ना। और ए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ए डायरेक्शन आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा। इधर क्या है, पश्चिम है, इधर क्या है, उत्तर है। तो ए डायरेक्शन बीच वाला क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है। तो उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका विक्की का जो प्रारंभ से
स्थान है फाइनल पोजीशन का, वो क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह छाया प्रकाश से संबंधित है उसी तरह बताना है ये परावर्तन किससे संबंधित होगा इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, सेम प्रश्न ये आपका कौन सा है, तो फर्स्ट वाला प्रश्न है। अंतर इतना ही है कि वहां पे अंक दिया था, यहाँ पे शब्द दिए हैं। करने का सेम तरीका होता है, जो भी दो पेयर के शब्द दिए गए होते हैं वो कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वही सेम संबंध हम लोग परावर्तन में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ध्यान से अगर यहाँ पे देखने का आप लोग प्रयास करेंगे तो छाया जो है ना, प्रकाश की एक परिघटना होती है। परिघटना, प्रकाश की एक परिघटना होती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो इमेज छाया बनता, कभी नहीं बनता नहीं ना, बिल्कुल नहीं बनता। बताइए, डार्कनेस में, अंधेरे में कभी परछाई आपकी बनती है, नहीं बनती है ना। प्रकाश जरूरी होता है छाया बनने के लिए, पेड़ की छाया का भी बनने के लिए, आपकी छाया का भी बनने के लिए, किसी भी चीज़ का छाया बनने के लिए लाइट का होना जरूरी है। तो परिघटना है छाया प्रकाश का। उसी तरह परावर्तन किसका एक परिघटना है, किसका है इनमें से आपका, तो कपड़ा का है नहीं, गंदगी का है नहीं, जल का है हाँ बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जल। यानी कि आपका जो परावर्तन है वह जल की एक परिघटना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई, आयाम। इन तीन शब्दों से हमें एक डायग्राम बनाना है जो डायग्राम इन तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो क्या ये एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल नहीं संबंधित हैं। लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। चौड़ाई और आयाम संबंधित होते हैं क्या एक दूसरे से, बिल्कुल, क्योंकि चौड़ाई एक आयाम होता है, यानी आयाम के अंदर चौड़ाई आता है। लंबाई और आयाम में कोई संबंध होता है क्या, बिल्कुल। लंबाई भी एक आयाम होता है, यानी लंबाई जो है आयाम के अंतर्गत आता है। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। आपका ये क्या हो गया, आयाम हो गया। ठीक है, आयाम ये आपका हो गया, और इसी के अंदर लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेंथ और ब्रेड्थ, बी से ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई हो जाएगी और क्या हो जाएगा, चौड़ाई, डब्ल्यू से विड्थ होगा ना। ठीक है, लंबाई और आपका चौड़ाई हो गया। अब देखिए, इन दोनों के लिए, लंबाई और चौड़ाई के लिए मतलब अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो आयाम है एक दूसरे से किसी भी तरह से संबंधित नहीं होते हैं। अब मेंसुरेशन का लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है ना, कि क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, L इंटू बी होता है तो वैसे संबंधित है। ऐसा संबंध हम इसमें नहीं देखते हैं इस तरह के प्रश्न में। ठीक है ना, तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण MN रेखा पर रखा गया है। मिरर इमेज का प्रश्न है, और आप मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप CGL का भी जो पेपर हुआ है 9 से 26 के बीच में, हर शिफ्ट में मिरर इमेज का प्रश्न एक पूछा गया, हर शिफ्ट में। और मेंस में भी, अभी CGL मेंस होने वाला 2 महीने बाद आज से होगा। हर शिफ्ट में आपको, मतलब 2 से 3 शिफ्ट में होगा, तो हर शिफ्ट में आपको प्रीवियस पे उठा के देख लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, मिरर इमेज का तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, और एक क्वेश्चन बनता ही है। सिंपल इसको करने का तरीका क्या होता है, अगर मुझसे पूछिएगा तो आप लोग ऑप्शन से इस तरह के प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। अगर ध्यान से देखेंगे, इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, दर्पण यहाँ पे है, तो इसका जब इमेज बनाया जाएगा तो ये जो आपका डार्क किया गया है ये तो इधर राइट में आएगा ना, बिल्कुल राइट में आएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में राइट में है, ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, सी में तो पूरा डायग्राम ही उल्टा दिया है, डी में भी पूरा डायग्राम ही उल्टा दे दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और तुरंत ऑप्शन करके राइट करके निकल जाना है, क्योंकि 2 से अधिक 5 से 6 सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को आपको निपटाना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपने मौसी के भाई के रूप में देती है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, बेहद ही इजी प्रश्न है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन के प्रश्न वाकई में कभी इजी नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रश्न वाकई में इजी है। थोड़ा सा अगर संबंधों के बारे में आपको थोड़ा सा समझ अच्छा आपकी पकड़ होगी, क्योंकि ब्लड रिलेशन भी एक ऐसा टॉपिक होता है कि अगर जिस भी किसी एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न ब्लड रिलेशन का बनता ही है। ठीक है,
सिंपल सा बोल रहा है कि एक लड़की एक आदमी को बोलती है, परिचय देती है कि लड़की बोलती है कि अपने नाना के पुत्र, यानी लड़की बोलती है कि मेरे नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में, यानी लड़की बोलती है कि जो आदमी है ना यह मेरे नाना का पुत्र है और मेरे मौसी का भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर मौसी की भाई अगर कोई है तो पूछा गया है कि आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, तो आदमी क्या होगा। अगर देखिए मौसी का भाई वो आदमी है तो जाहिर सी बात है कि उस लड़की का के भी मम्मी की भाई होगा वो। जब लड़की के मम्मी का भाई है तो लड़का क्या हो गया, सिंपल सी बात है उसका लड़की का मामा लगेगा। और यही बात पूछा था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाचा मामा फूफा मौसा। ठीक है, सारा ऑप्शन दिया है लेकिन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मामा। आदमी लड़की के कैसे संबंधित है तो मामा है। इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं लेकिन सिंपली दिख रहा है तो आप डायग्राम न बनाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो रात के 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। बेहद ही खूबसूरत सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बोला गया है क्या, एक घड़ी शाम के 6 बजे जो घंटे की सुई है, घड़ी बना लेते हैं, यहाँ पे एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 12 और यहाँ पे क्या हो गया 3 6 9। ठीक है, बोला क्या है देखिए ध्यान से कि शाम के 6 बजे घंटे की सुई, जब शाम का 6 बजेगा तो यहाँ पे घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई कुछ इधर रही होगी। ठीक है, घंटे की सुई जो है पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है। ध्यान से देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात घंटे की सुई जो है पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में तो साउथ में है। तो इस साउथ से क्या होता है कि दक्षिण दिशा में ही तो रियल में है ना, लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में पूर्व दिशा की ओर, यानी यहाँ से अगर 90 डिग्री मूव कराएंगे तब तो पूरब जाएगा ना। तो 90 मैंने मूव करा दिया तो पूरब दिखा रहा था। अब देखिए बोला था क्वेश्चन में कि रात 9:15 बजे, अब बना लेते हैं एक और डायग्राम यहाँ पे 9:15 पे, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। अब देखिए 9:15 बजे, 9 बजा देते हैं, 9 बज गया तो घंटे की सुई हो गई, 15 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा मिनट की सुई, यहीं पे आएगा ना बिल्कुल। 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब मिनट की सुई की बात कर रहे हैं किस दिशा में होगा, तो जाहिर सी बात थी, ध्यान से समझिएगा। इसको हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज घुमाया था कि नहीं, 6 से इधर लेके गया था 3 पे, यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया था, तब हमारा पूरब आया था। तो इसी तरह यहाँ पे अगर देखेंगे मिनट की सुई को तो ये तो रियल में पश्चिम पूर्व दिशा में है, लेकिन यहाँ पे भी हमने क्या किया था 90 डिग्री घुमाया था कि नहीं, तो यहाँ भी 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ पे तो ये कहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 के पास मिनट का आ जाएगा। ठीक है, तो 12 के पास कुछ इस तरह का आ जाएगा और इधर कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा आपका, तो उत्तर दिशा बन जाएगा यहाँ पे। यानी जो मिनट की सुई है किस दिशा की ओर इंगित कर रही है, उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थानों में सही बैठता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि जो आपका चित्र दिया है ना किस ऑप्शन को यहाँ पे भरने पर यह चित्र पूर्ण होगा। इस तरह का भी प्रश्न एसएससी पूछती है, बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को रखा गया है। सिंपल सी बात, अगर आप देखने का प्रयास करेंगे ना तो कुछ इस तरह का यहाँ पे इन्होंने रख रखा है। क्या रखा है, तो ऐसे कुछ रखेंगे, एक ऐसे रखेंगे और एक ऐसे रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना। ठीक है, अब ऐसे रखेंगे तो देखिए यहाँ 2 लाइन है और पूरा क्रॉसिंग है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और सी तो होगा नहीं, और बी भी नहीं होगा क्योंकि बी केवल एक ही लाइन को काट रहा है, लेकिन सब में देखेंगे दोनों लाइन को काटा है, तो यहाँ भी दोनों लाइन को काटेगा तो बी नहीं होगा। तो केवल हमारे पास क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी बच गया। इस तरह के प्रश्नों को भी आप ऑप्शन से यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से करके निकल सकते हैं। बाकी जो फिगर दिया है उसको एनालाइज आप एक बार करिए कि कैसे उसमें दिया है, सेम वही आप ऑप्शन में ढूंढिए और मार्क करके निकलिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न है, सिलॉक्स के भी एक प्रश्न बनते ही हैं। करने का तरीका क्या होता है, सिंपली हम लोग कथन से डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के आधार पे देखेंगे कौन सा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बनाते हैं डायग्राम। कथन पहला दिया है, सभी हेलीकॉप्टर क्या है, वाहक है।
तो जितने भी आपके हेलीकॉप्टर यक्ष हैं वो क्या है, वाहक हैं। वाहक को मैं भी से डिनोट करता हूँ। कुछ बाइक्स क्या हैं, वाहक हैं। कुछ बाइक्स क्या हैं, तो वाहक हैं, बाइक्स को भी से। अब निष्कर्ष देखते हैं। बोला गया पहला, सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं, गलत बात है। सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स नहीं है, कुछ हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोला है कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर हैं, कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर हैं, सभी हेलीकॉप्टर क्या हैं, बाइक्स हैं, पहला भी गलत था। इसमें देखिए पहला भी गलत था, कुछ हेलीकॉप्टर भी बाइक्स नहीं हो सकता क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, ठीक है ना। और दूसरा बोला है कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर हैं, बिल्कुल भी ये भी गलत है क्योंकि कुछ बाइक्स आपके हेलीकॉप्टर बिल्कुल यहाँ नहीं है। कुछ बाइक्स क्या है, वाहक हैं लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं है, ठीक है। तो दोनों आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणे, माइनस का अर्थ भग्य, गुणे का अर्थ प्लस है और भग्य का अर्थ माइनस, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान बताइए। एसएससी पूछती है, बहुत ही लल्लू प्रश्न है, लेकिन एसएससी पूछती है इसलिए मैं आपको रखता हूँ इस तरह के प्रश्नों को, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें और एग्जाम में जाएं तो आपको नया क्वेश्चन ना लगे। सिंपल सा बात बोल रहा है ना कि जो इक्वेशन है ना, इसमें प्लस का अर्थ प्लस नहीं है, प्लस का अर्थ गुणे है, यानी जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ गुणे लगाएंगे। माइनस का अर्थ भाग्य है, यानी माइनस की जगह भाग्य लगाएंगे। तो सिंपली पुट करते हैं साइन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्लस की जगह क्या है, गुणे लगाना है, और गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, और भाग्य का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 छक्के कितना होता है, 102, प्लस 13 हो गया, माइनस हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो 102 और 13 कितना हो गया, 115 हो गया, और माइनस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 107। 107 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए दिया क्या है यहाँ पे, सेम अगर आपको याद होगा अब तक तो जो पहला प्रश्न था ना, जो पहला नंबर हम लोगों ने प्रश्न किया था, सेम वही प्रश्न है। बोल रहा है कि EFHI LMPR से जिस तरह संबंधित है उसी तरह बताना है। OPRS क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस आपके शब्द से संबंधित होगा, हमको ये बताना है। देखिए पहला नंबर सवाल था, डिफरेंस वहाँ इतना ही है कि वहाँ पे अंक दिया था। एक और क्वेश्चन हमने बीच में किया था आपका, उसमें शब्द दिया था, और यहाँ पे क्या दिया है, अल्फ़ाबेट का पेयर दिया है। तो करने का सेम तरीका होता है, यही 3 तरह से सवाल बन सकते हैं। कई दफ़ा क्या करेगा कि अल्फ़ाबेट का पेयर भी दे देगा और नंबर भी, मतलब मिक्स दे देगा, ऐसा भी बनता है। लेकिन करने का सेम तरीका होता है। जो भी 2 पेयर के आपकी शब्द संख्याएँ दी गई होती हैं उनको क्या करते हैं, उनमें लॉजिक ढूंढते हैं। वही लॉजिक हम लोग OPRS में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब भी आपको अल्फ़ाबेट देता है ना, तो यहाँ कुछ नहीं होता है। जैसे EFHI है ना, इसके प्लेस वैल्यू में क्या होगा, कुछ ना कुछ इसके EFHI के जो अक्षर हैं इसके प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या कुछ माइनस होकर के इसको LMPR लिखा गया होगा। जिस तरह से लिखा गया होगा वही हम लोग OPRS में कर लेंगे, ठीक है। तो समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं लिखना है, लिखिएगा तो फिर तो स्थिति खराब हो जाएगी। LMPR ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर ई के प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितना होता है, 5 होता है, और 5 होता है, और एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। यानी इसमें 7 ऐड करने पे, ई के प्लेस वैल्यू में 7 ऐड करने पे ये आएगा। एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, एम का 13, तो इसमें भी प्लस 7 ऐड करने पे 13 आ रहा है। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ठीक है, और इसमें भी क्या, और पी का प्लेस वैल्यू 16, इसमें भी प्लस 8 करने पे क्या आ रहा है, आपका 16 बन रहा है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, और आर का कितना होता है, 18, तो इसमें आई में अगर प्लस 9 कर दिया जाएगा तो 18 आर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे पहले प्लस 7 हुआ, उसके बाद प्लस 7 हुआ, उसके बाद प्लस 8 हुआ, उसके बाद प्लस 9। सेम यही हम लोग क्या करते हैं, OPRS में लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर O के प्लेस वैल्यू में 7 ऐड करेंगे, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 15 में 7 ऐड करेंगे 22, 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, V का, ठीक है। P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16, 16 में प्लस 7 करेंगे तो कितना हुआ, 23, 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, W का। R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18, और 18 में 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26, 26 किसका प्लेस वैल्यू होता है, Z का। और बच गया आपका यस, यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, 19 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आपका B आ जाएगा। B कैसे आया, क्योंकि 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 26 के बाद आगे तो आपके अक्षर है नहीं,
तो 19 होता है यस का प्लेस वैल्यू, 19 में 8 9 ऐड कर दीजिए, 19 20 21 22 23 24 25 26, 7 तक तो 26 आ गया, अभी 2 और चलना है तो 1 2 यानी बी। तो हमारा BWZB आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, और BWZB किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।